हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। और आज हमारे इस जीरो से जीनियस क्विज का पार्ट 46 है। एंड आई होप आप सब लोग रिवाइज कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। तो चलिए सबसे पहले अपने कल के प्रश्न देख लेते हैं। हमारा कल का पहला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी हवा है। तो आपको ये बताना था कि जो इनमें से कौन सी जो थी वो कोल्ड हवा थी। ओके, ऑप्शंस आपके पास थे कल, तो उनमें से पूछा गया था कि उनमें से कौन सी जो थी वो ठंडी हवा यानी कि कोल्ड विंड थी। तो इसका सही उत्तर था लेवांतर। लेवांतर जो थी वो लेवांतर जो है वो एक कोल्ड विंड है। ओके, ये जो है ये एक ईस्टर्ली विंड है। ओके, जो कि ब्लो करती है वेस्टर्न मेडिटेरियन सी में, यानी कि मेडिटेरियन सी का जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ से ये बहती है ये हवा। ठीक है, और ये जो हवा है ये स्पेन और फ्रांस का जो सदर्न कोस्ट है वहाँ पे भी ये हवा जो है ये वहाँ पे भी बहती है। जो फ्रांस एंड स्पेन का जो सदर्न कोस्ट है वहाँ पे भी। और जो मेडिटेरियन सी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मेडिटेरियन सी जो है यहाँ पे विंटर में यानी कि ठंडियों में बारिश होता है। ओके, और वो एरिया जहाँ पे ठंडियों में बारिश होता है वो जनरली सिट्रस फ्रूट भी यानी कि वो एरिया जहाँ पे ठंडियों में बारिश होता है वहाँ पे सिट्रस फ्रूट बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और सिट्रस फ्रूट जो है वो अल्कोहल या फिर वाइन बनाने में बहुत ज़्यादा मतलब यूज़ होता है। तो मेडिटेरियन सी के जितने भी आसपास के एरियाज़ हैं वहाँ पे वाइन या अल्कोहल जो है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि सिट्रस फ्रूट जैसे कि ग्रेप्स, ऑरेंजेस, ये सब बहुत ज़्यादा यहाँ पे उगाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए जितनी भी मेडिटेरियन सी के आसपास एरिया वहाँ पे वाइन एंड अल्कोहल ये सब चीज़ें जो है काफ़ी सस्ती भी मिलती है, काफ़ी चीप मिलता है। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अरावली पर्वत किसका उदाहरण है। तो आपको ये बताना था कि जो अरावली माउंटेन है वो किसका एग्जाम्पल। ओके, तो इसका सही उत्तर था अवशिष्ट पर्वत यानी कि रेसिडुअल माउंटेन। अरावली पर्वत जो है वो अवशिष्ट पर्वत यानी कि रेसिडुअल माउंटेन का एग्जाम्पल है। अरावली रेंज जो है ये इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में लाई करता है। ओके, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। और ये जो है ये स्टार्ट होती है दिल्ली के पास से। ओके, यानी कि ये दिल्ली के पास से स्टार्ट होती है और ये कवर करती है हरियाणा, दिल्ली भी आता है इसमें। ओके, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, और ये ख़त्म हो जाती है गुजरात में जाके। ओके, तो यानी कि टोटल थ्री स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी। ठीक है, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात। तो आप ये याद रख सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ से क्रॉस करती है। और जो अरावली माउंटेन है इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है गुरु शिखर। गुरु शिखर अरावली माउंटेन की हाईएस्ट पीक है। ओके, तो रेसिडुअल माउंटेन जानते क्या होता है। रेसिडुअल माउंटेन जो है हम लोग ये उस माउंटेन को बोलते हैं जो पहले से एलिवेटेड एरिया यानी कि जो पहले से ऊंचा एरिया, किसी भी ऊंचे एरिया को हम लोग एलिवेटेड एरिया बोलते हैं। ओके, कोई भी जो ऊंचा एरिया है वहाँ से इरोजन की वजह से, ठीक है, इरोजन कैसे होता है, विंड, वाटर, इन सब की मदद से इरोजन होता है। ओके, तो विंड, वाटर, इन सब की मदद से जो इरोजन होता है एलिवेटेड एरिया का, उससे जो है रेसिडुअल माउंटेन्स फॉर्म होते हैं। ओके, तो जो अरावली माउंटेन है वो भी इसी प्रकार से जो है वो फॉर्म हुआ है। तो अरावली माउंटेन जो है वो एग्जाम्पल है रेसिडुअल माउंटेन का। और अरावली माउंटेन जो है ये एक ओल्डेस्ट फोल्डेड माउंटेन भी है। ओके, यानी कि सबसे पुराना फोल्डेड माउंटेन भी है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किन्हें भारत में लोक नायक के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर था जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को लोक नायक से भी जाना जाता है। लोक नायक यानी कि द पीपल्स लीडर, लोगों का लीडर, लोगों का नायक। ओके, इन्हें लोग अपना लोगों के नायक यानी कि लोग इन्हें अपना लीडर मानते थे। और हमने और जो जयप्रकाश नारायण है इन्होंने आइडिया दिया था पार्टीलेस डेमोक्रेसी के बारे में। ओके, जो पार्टीलेस डेमोक्रेसी था उसके बारे में आइडिया जो था वो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। और ये जो पार्टीलेस डेमोक्रेसी इसके बारे में हमने क्वेश्चन अपने प्रीवियस वीडियोस में भी कवर किए हैं। तो आई थिंक अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि ये पार्टीलेस डेमोक्रेसी जो है इसके बारे में इसकी आइडिया जो थी किसने दी थी। इसका सही उत्तर था जयप्रकाश नारायण। तो आप ये चीज़ भी याद रखिएगा। और जो जयप्रकाश नारायण है इन्हें मरणोपरांत 1999 में भारत रत्न से नवाजा गया था। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का पैतृक नाम क्या था। तो इसका सही उत्तर था मूल शंकर। जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे इनका जो पैटर्नल नेम था वो था मूल शंकर। ओके, और जो दयानंद सरस्वती थे इन्होंने ही आर्य समाज की जो स्थापना थी, यानी कि जो आर्य समाज था इसके जो फाउंडर थे वो दयानंद सरस्वती जी ही थे। एंड जो वर्ड स्वराज है वो पहली बार जो था वो दयानंद सरस्वती जी ने ही दिया था। लेकिन बाद में जो 1876 में इन्होंने ये दिया था।
इंडिया फॉर इंडियंस इसका मतलब। लेकिन जो बाद में जो था ये लोकमान्य तिलक के द्वारा ले लिया गया था, जो स्वराज वर्ड है। ओके, तो लोकमान्य तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक। तो ये सब चीज़ें जो हैं आप ये याद रख सकते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदू और मुसलमानों की एकता को प्रोत्साहित करने के लिए 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान जन रक्षाबंधन उत्सव शुरू करने वाले कौन थे? तो आपको यहाँ पे ये बताना था कि 1905 में जो बंगाल का विभाजन यानी कि बंगाल का जो पार्टीशन हुआ था, उस वक्त जो था हिंदू और मुसलमानों की यूनिटी को एनकरेज करने के लिए किसने जो था जो मैस रक्षाबंधन था यानी कि जो जन रक्षाबंधन था वो उत्सव सेलिब्रेट करने के लिए कहा था? तो इसका सही उत्तर था रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही ये कहा था कि हिंदू और मुसलमानों की यूनिटी के लिए, यूनिटी को एनकरेज करने के लिए 1905 में जो था ये जन रक्षाबंधन की शुरुआत की थी। और जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं इन्होंने ही विश्व भारती जो था वो स्टैब्लिश किया गया था 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा ही। ये जो क्वेश्चन है विश्व भारती के बारे में, ये भी हमने अपने प्रीवियस वीडियो में कवर किया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके हमारी वीडियोस देखिए, प्रीवियस वीडियोस, आपको पता लग जाएगा। तो जान लेते हैं। विश्व भारती जो है ये रविंद्रनाथ जी के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, ये इनके फाउंडर हैं। 1921 में इसे फाउंड किया गया था। और ये जो विश्व भारती है लोकेटेड है शांति निकेतन। शांति निकेतन कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। और जो विश्व भारती है इसे जब इस्टेब्लिश किया गया था तो इसे एज अ कॉलेज, ओके, जब इसे इस्टेब्लिश किया गया था तो ये कॉलेज था, लेकिन बाद में इंडिपेंडेंस के बाद 1951 में इसे एज अ यूनिवर्सिटी यानी कि इसे बाद में यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया था। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी कि जो हमारे आज के प्रश्न हैं वो देख लेते हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के दौरान दोहरी सरकार ड्यूअल गवर्नमेंट की प्रणाली के साथ किसका नाम जुड़ा था? तो आपको ये बताना था कि जो लेटर 18th सेंचुरी था उसमें जो था जो ड्यूअल गवर्नमेंट था उसके साथ किसका नाम जुड़ा हुआ था? ओके, तो आपके ऑप्शन है ए रॉबर्ट क्लाइव, बी वैरन हेस्टिंग, सी विलियम बेंटिक एंड डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका सही उत्तर है ए रॉबर्ट क्लाइव। ओके, जो रॉबर्ट क्लाइव हैं इन्होंने मतलब जब ये गवर्नर जनरल थे तो इनके टाइम में ही जो था ये जो ड्यूअल गवर्नमेंट है इसके बारे में, जो ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम है इनके दौरान ही आया था। ओके, तो जो ड्यूअल गवर्नमेंट है ये 1765 में आया था, लेकिन बाद में ये इसे अबॉलिश कर दिया गया था वैरन हेस्टिंग के द्वारा 1772 में। ये आया कब था? 1765 में, इसे अबॉलिश कर दिया गया था 1772 में वैरन हेस्टिंग के टाइम। तो आप इन लोग का नाम भी याद रखिएगा कि किसके दौरान आया था और कब, कौन से ईयर में आया था और कौन से ईयर में अबॉलिश हुआ था। तो ये जनरली था क्या, जो ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम था? तो जो ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम था इसमें जो बंगाल है, बंगाल के एडमिनिस्ट्रेशन को डिवाइड कर दिया गया था। इसको डिवाइड किया गया था निज़ामत में एंड दीवानी में। जो दीवानी जो था वो कैरिड आउट किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा और निज़ामत जो था वो कैरिड आउट किया गया था निज़ाम के द्वारा। लेकिन 1772 में जब वैरन हेस्टिंग के दौरान जब इसे अबॉलिश कर दिया गया तो जो बंगाल है उसका जो मतलब वो जो था वो पूरी तरह से डायरेक्ट कंट्रोल में आ गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के। और जो नवाब्स थे वो सिर्फ एक पेंशनर बन के ही रह गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। दीवानी क्या होता है? दीवानी जो एक है ये टैक्स कलेक्ट करने का राइट है। ओके, मतलब कि जो राइट है टैक्स कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। ये जो राइट था ये दिया गया था ब्रिटिशर्स को कि ये लोग कहाँ कहाँ से जो है रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। तो इन्हें राइट दिया था कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा से जो थे ये टैक्स कलेक्ट कर सकते थे दीवानी राइट के अंडर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। नोबेल पुरस्कार के पहले एशियाई विजेता कौन हैं? आपके ऑप्शन है ए मदर टेरेसा, बी राजीव गांधी, सी सीवी रमन एंड डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही उत्तर है डी रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में हमने अभी एक क्वेश्चन डिस्कस किया है। ओके, तो जो नोबेल प्राइज़ है पहली बार जो एशिया में जिन्होंने जीता था वो थे रविंद्रनाथ टैगोर को ये जो प्राइज़ था ये दिया गया था लिटरेचर के लिए, ठीक है। इन्हें लिटरेचर के लिए ये नोबेल प्राइज़ दिया गया था। और नोबेल प्राइज़ जो है ये 5 फील्ड में दिया जाता है, ठीक है। जो कौन कौन से 5 फील्ड है वो जान लेते हैं। पहला है केमिस्ट्री, सेकेंड है लिटरेचर, थर्ड है पीस, फोर्थ है फिजिक्स एंड फिफ्थ है मेडिसिन और फिजियोलॉजी। ओके, तो
जो इसमें से जो चार हैं, जो चार फील्ड हैं, यानी कि केमिस्ट्री, लिटरेचर, फिजिक्स एंड मेडिसिन, ये चार जो अवार्ड्स हैं वो दिए जाते हैं स्वीडन के द्वारा, लेकिन जो नोबेल प्राइज़ फॉर पीस है वो दिया जाता है नॉर्वे के द्वारा। तो आप ये याद रखिएगा कि कौन से कंट्री के द्वारा दिया जाता है। तो जो नोबेल प्राइज़ फॉर पीस जो है ये सिर्फ नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है और बाकी सारे स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। और जो नोबेल प्राइज़ है इस्टेब्लिश किया गया था 1895 में। ओके, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम उम्र में 7 पर्वत शिखरों और 7 ज्वालामुखी पर्वतों को फतेह करने वाले पर्वतारोही बन गए हैं, यानी कि माउंटेनर बन गए? तो आपके ऑप्शन हैं ए राज सिंह धर्मशक्तु, बी सत्यारूप सिद्धांत, सी मोहन सिंह एंड डी संतोष यादव। तो इसका सही उत्तर है बी सत्यारूप सिद्धांत। सत्यारूप सिद्धांत जो है ये सबसे कम उम्र में, यानी कि सबसे यंगेस्ट पर्सन बन गए हैं जिन्होंने वर्ल्ड के जितनी भी, यानी कि जो 7 हाईएस्ट पीक है वो और जो 7 ज्वालामुखी पर्वत हैं उसे फतेह किया है। तो जो 7 हाईएस्ट पीक है वो जान लेते हैं। और यस, इन्होंने जो सत्यारूप सिद्धांत हैं इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम किया, यानी कि इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना लिया, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इनका नाम दर्ज किया गया है। तो 7 हाईएस्ट पीक जान लेते हैं। तो ओके, तो मैं आपको इसको सीक्वेंस वाइज बताऊंगी कि कौन कौन से हाईएस्ट पीक है, यानी कि इसकी जो हाइट है उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले जो फर्स्ट हाईएस्ट पीक है, और सारी जो है ये 7 कॉन्टिनेंट्स की हैं। ओके, सारे अलग अलग जो भी हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उसकी हाईएस्ट पीक है। तो फर्स्ट है माउंट एवरेस्ट जो कि एशिया की हाईएस्ट पीक है, नेपाल एंड चाइना में। सेकंड है माउंट एकोंगुआ। माउंट एकोंगुआ जो है वो साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना में है। एंड थर्ड इज माउंट डैनली। माउंट डैनली को हम लोग माउंट मैकिलने भी बोलते हैं, जो कि नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक है, नॉर्थ अमेरिका में अलास्का रीजन में। ओके, जो कि अमेरिका का पार्ट है, अलास्का जो है वो अमेरिका का पार्ट है। एंड फोर्थ इज माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो जो कि अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है, जो कि तंजानिया में है। एंड फिफ्थ इज माउंट एल्ब्रस। माउंट एल्ब्रस जो है ये यूरोप की हाईएस्ट पीक है। सिक्स्थ इज माउंट विंसन, अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका की हाईएस्ट पीक है। एंड सेवेंथ इज माउंट कोजियोको। जो माउंट कोजियोको है ये ऑस्ट्रेलिया की हाईएस्ट पीक है, यानी कि ओशियानिया कॉन्टिनेंट। और जो 7 वॉल्केनिक समिट्स है उसके बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट इज माउंट किलिमंजारो, सेकेंड इज माउंट एल्ब्रस, थर्ड इज माउंट ओजस डेल सलाडो। माउंट ओजस डेल सलाडो जो है ये अमेरिका में है, चिली में। फोर्थ इज माउंट डेमावेंट। माउंट डेमावेंट ये एशिया में, ईरान में। नेक्स्ट जो है हमारा वो है माउंट गिलुए। माउंट गिलुए ओशियानिया में है। ओके, यानी कि जो ओशियानिया कॉन्टिनेंट है वहाँ पे, पपुआ न्यू गिनिया में। ओके, नेक्स्ट इज माउंट पिको डे ओरिजाबा। माउंट पिको डे ओरिजाबा जो है ये नॉर्थ अमेरिका में है। एंड नेक्स्ट इज जो लास्ट है वो 7th, वो है माउंट सिडले। माउंट सिडले जो है ये अंटार्कटिका में है। ओके, तो ये थी वॉल्केनिक समिट्स एंड जो माउंटेन पीक्स हैं, ओके, जो कि इन्होंने कवर किए हैं 7। तो आप ये याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि ये पूछ लिया जाएगा कि इन्होंने कौन कौन से कवर किए हैं। वो वैसे तो ये सारे जो है 7th है, 7 हर एक कॉन्टिनेंट के हाईएस्ट पीक एंड वॉल्केनिक समिट्स तो याद होगा ही, लेकिन ये जनरली पूछ लिया जाता है ऐसे कि कौन सा हाईएस्ट पीक है कौन से कॉन्टिनेंट का। ठीक है, तो आप ये वैसे याद रखिएगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा यानी कि ऑडिबल रेंज क्या है? आपके ऑप्शन है ए 20 हर्ट्ज टू 200 किलो हर्ट्ज, बी 10 हर्ट्ज टू 100 किलो हर्ट्ज, सी 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज एंड डी इज 10 हर्ट्ज टू 10 किलो हर्ट्ज। तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि जो ह्यूमन का जो ऑडिबल रेंज है वो क्या है, ह्यूमन जो है वो कहाँ तक सुन सकता है, कि उसकी ऑडिबल रेंज क्या है। तो इसका सही उत्तर है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। जो ह्यूमन का जो ऑडिबल रेंज है वो क्या होता है, वो 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज तक होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रऊफ किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि रऊफ जो है वो कौन से स्टेट की फोक डांस है। ओके, तो आपके ऑप्शन है ए हरियाणा, बी पंजाब, सी राजस्थान एंड डी जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका सही उत्तर है डी जम्मू एंड कश्मीर। रऊफ जो है ये जम्मू एंड कश्मीर का लोक नृत्य है। ओके, जम्मू एंड कश्मीर की लोक नृत्य। तो आपको ये याद रखना चाहिए क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। ओके, चाहे वो इंटरनेट बंद करने के लिए हो या फिर जो जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया है इसीलिए।
अपने जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। इसके जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस हैं इसके आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने बिहार के बोध गया में पहला महाबोधि मंदिर बनाया? तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि बिहार में जो बोध गया है वहाँ पे जो फर्स्ट महाबोधि जो मंदिर था, यानी कि महाबोधि जो टेम्पल था, वो किसने बनाया? तो आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त, यानी कि जो आपका ए ऑप्शन है वो चंद्रगुप्त द्वितीय, बी अशोका, सी कनिष्क एंड डी हर्षवर्धन। तो आप इसका आंसर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समानता का अधिकार यानी कि राइट टू इक्वालिटी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि जो राइट टू इक्वालिटी है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में दिया गया है? आपके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 14 से 18, बी अनुच्छेद 19 से 22, सी अनुच्छेद 23 से 24 एंड डी अनुच्छेद 25 से 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयला गैस की सबसे बड़ी संरचना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आपको ये बताना है कि जो कोयला गैस यानी कि कोल गैस है इसकी सबसे बड़ी संरचना कौन सी है जो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं 4, उसमें से आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए नाइट्रोजन, बी हाइड्रोजन, सी मीथेन एंड डी इज ऑक्सीजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक ऊर्जा होती है? तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि जो नीचे मेंशन किए गए जो रोशनी है यानी कि जो लाइट है इसमें इनमें से सबसे ज़्यादा यानी कि सबसे ज़्यादा जो है हाईएस्ट एनर्जी जो है वो किस में होती है? ओके, मैक्सिमम एनर्जी जो है वो किस में होती है? आपके ऑप्शन है ए नीली रोशनी यानी कि ब्लू लाइट, बी हरी रोशनी यानी कि ग्रीन लाइट, सी पीली रोशनी यानी कि येलो लाइट, डी लाल रोशनी यानी कि रेड लाइट। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। हमारा क्वेश्चन है विश्व बिलियर्ड प्रतियोगिता खिताब यानी कि जो वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप है उसका टाइटल जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? आपके ऑप्शन है ए गीत सेठी, बी विल्सन जॉन्स, सी माइकल फ्रेयरा, डी मनोज कोठारी। तो आप ये जो लास्ट के 5 क्वेश्चंस हैं इसके आंसर प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड आई थिंक आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो गया तो सॉरी फॉर दैट। एंड आई होप कि जो भी मैंने आपको समझाया वो समझ में आया है। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और ये क्वेश्चंस के आप आंसर कीजिएगा। हम लोग इसका आंसर अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। एंड टिल देन प्लीज़ कीप रिवाइजिंग क्योंकि रिवीजन और प्रैक्टिस ही है जो कि आपको एंड ऑफ द डे आपके काम आने वाली है। तो आप ये दो चीज़ें आप इसे प्लीज़ कभी मत छोड़िएगा, रिवीजन एंड प्रैक्टिस, क्योंकि सिर्फ पढ़ते रहने से सारी चीज़ें तो दिमाग में आती नहीं है ना, तो उसे बाहर भी निकालना पड़ता है। एंड प्रैक्टिस एंड रिवीजन इन दोनों इस चीज़ में हेल्प करता है। तो चलिए फिर टिल देन आप प्रैक्टिस करते रहिए एंड गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।